Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to see the disease that is hepatitis. तो hepatitis, this word, if we break it, अगर हम इसे हाफ हाफ कर देते हैं तो हिपैट एंड आइटिस दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो हिपैट मीन्स होता है लीवर एंड आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन. ओके, सो अगर इसे हम कंप्लीटली ज्वाइन करते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल्स. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस में हो क्या रहा है और क्यों यहाँ पे जो हमारे लीवर है उसके सेल्स और टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रहा है. डिजीज स्टार्ट करने से पहले कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं लीवर के बारे में. तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा लीवर है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है एंड ये हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, बॉडी के सबसे ज्यादा बड़ी ग्लैंड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड हमारे ऑर्गन का एक पार्ट होता है या हमारा ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है और वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस जिससे कि हमारी बॉडी वो यूटिलाइज करके अपने सारे वर्क कंप्लीट करती है. ठीक है, तो सबसे पहले लीवर मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि ये बहुत सारे एंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंप्लीट करता है. एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को रेगुलेट करता है और ब्लड के अंदर पहुंचाता है. एग्जाम्पल ले लो बाइल, बिलिरुबिन आपने सुना होगा, बाइल. ठीक है, तो ये बाइल को क्या करता है? सिक्रीट करता है. और ये बाइल का मेन फंक्शन क्या है? पहली चीज तो बाइल क्या है? बाइल एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है ब्लड से. आप समझ गए? बाइल का काम क्या है कि ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है. और ये बाइल कहाँ से निकलता है? हमारे लीवर के थ्रू निकलता है और लीवर इसे क्या करता है? पहुंचा देता है डायरेक्ट इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट होती है, मैं आपको आगे की इमेज में दिखाऊंगी, यहाँ पे होती है और वो इंटेस्टाइन से ज्वाइन होती है और बाइल यहाँ पे प्रोड्यूस, लीवर में प्रोड्यूस होने के बाद सीधे इंटेस्टाइन में जाता है. इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब करती है जितना बॉडी को नीड होती है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में पहुंचा देती है और बाकी जो बाइल होता है, जो वेस्ट होता है, वो डायरेक्टली हमारे बाहर निकल जाता है. ठीक है, इंटेस्टाइन के थ्रू. समझ गए इतना? तो मैं आपको ये फंक्शन क्यों बता रही हूँ, आगे इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बाइल का फंक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. ओके, इसके अलावा लीवर हमारा क्या काम करता है? लीवर हेल्प करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में. कोई भी हम ड्रग खाते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करता है हमारा लीवर जिससे कि वो ड्रग जो है वो इजीली यूटिलाइज हो जाए हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के सेल्स में इजीली यूटिलाइज हो जाए. इस वजह से ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है और ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है. इसके अलावा ये प्रोटीन भी बनाता है और हम सभी जानते हैं कि हमारे सेल्स के लिए प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है. सेलुलर फंक्शन के लिए प्रोटीन एक बिग रोल निभाता है ना. इसके अलावा ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है. पहली चीज तो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमें काम करने की एनर्जी देता है, हमें मूव करने की, कोई भी काम करने की एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है. ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है और जब हमारी बॉडी को फिर से नीड होती है एनर्जी की तो वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में एज एन एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है. अगर लीवर ये काम ना करे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज हो जाएगी. तो ऐसे बहुत सारे, बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारा लीवर कर रहा है. अब आप सोचो कि अगर लीवर सेल्स में कुछ नेक्रोसिस या लीवर सेल्स में कुछ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं कर पाएगा. हेपेटाइटिस में भी यही हो रहा है कि लीवर के जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है या लीवर के जो सेल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से लीवर के नॉर्मल फंक्शंस डिले हो रहे हैं और हमारे जो रिस्क फैक्टर है वो डेथ तक भी जा सकती है. ओके, तो ग्रीक वर्ड से निकला है. तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हेपेटाइटिस को अगर ब्रेक करेंगे तो लीवर और इन्फ्लेमेशन में वो ब्रेक हो जाएगा जिसका मीनिंग निकलता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कॉज्ड बाय. कौन है पॉजिटिव एजेंट?
तो कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, एफ, जी। इतने सारे हेपेटाइटिस होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब हो सकते हैं हमें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हेपेटाइटिस ए जो है वो एक डिजीज कंडीशन है, और कॉज कौन कर रहा है? हेपेटाइटिस ए वायरस। मतलब जो डिजीज है उसी के नाम से वायरस भी फेमस है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए हो रहा है अगर, तो हेपेटाइटिस ए वायरस उसको कर रहा है। हेपेटाइटिस बी हो रहा है अगर, तो हेपेटाइटिस बी वायरस उसको कर रहा है। हेपेटाइटिस सी हो रहा है तो हेपेटाइटिस सी वायरस उसको कर रहा है। इसी तरह से जी तक हो रहा है। कॉमन जो हमें हेपेटाइटिस मिलते हैं वो हमारे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई मिलते हैं। जी और एफ बहुत रेयर होते हैं। अदर नेम जो है वो उस एंटेरो वायरस है, ठीक है। लाइक आपको अगर आए ये क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस का जो मतलब कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, तो आप एंटेरो वायरस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सीवियरिटी। तो एक्यूट से क्रोनिक तक ये सीवियर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्यूट ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रोनिक ही चला जाए। नो, डिजीज कंडीशन पे बेस्ड करता है, टाइप्स पे भी बेस्ड करता है कि एक्यूट रहेगा कि क्रोनिक रहेगा कि कौन सी वेरिएंट आ जाएगी। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले तो आपको जब मैंने ब्रेक डाउन किया था तभी समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है जो कि कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव एजेंट जो कि हमारा हेपेटाइटिस वायरस है या एंटेरो वायरस है वो क्या कर रहा है? लीवर में डैमेज कर रहा है। इसी वजह से हमको हेपेटाइटिस हो रहा है। या तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस। आप ऐसे भी सिंपली बोल सकते हैं। सो लीवर सेल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस कर रहा है, एक्यूट से क्रोनिक तक भी प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ दी सेल्स या टिश्यूज को ये इंजर्ड करता है हमारे लीवर के अंदर। लीवर की किसी पर्टिकुलर जगह पे इंफेक्शन करना स्टार्ट करता है, फिर जगह जगह ये इंफेक्शन कर देता है, और एट लास्ट ये क्रोनिक तब चला जाता है जब ऑलमोस्ट हमारा लीवर 50% से ज्यादा कवर हो जाता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, हमारे मोस्ट कॉमन जो है वो 5 टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। पहले जो है हम हेपेटाइटिस ए पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम हेपेटाइटिस ए ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और अदर टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हेपेटाइटिस ए सिंपली क्या है? तो सिंपली जो वायरस हेपेटाइटिस ए कॉज कर रहा है, तो वो कॉजेटिव एजेंट भी वही होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस। हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर क्यों आया? क्योंकि ये कंटाजियस डिजीज है। कंटाजियस डिजीज मीन्स होता है कैपेबल टू ट्रांसफर, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो इट इज कैपेबल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। क्योंकि हमारी कम्युनिकेबल डिजीज की सीरीज चल रही है, तो हम कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्यूट इन्फेक्शन होता है ये, ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं जाता है, हम इसको ट्रीट कर ले जाते हैं, इसलिए ये एक्यूट इन्फेक्शन है। मैंने आपको बताया था ना कि वैरायटी के बेसिस पे एक्यूट और क्रोनिक हम डिस्कस करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन है। किसकी वजह से हो रहा है? HAV यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हो रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड, पहली चीज तो व्हाट इज दिस इंक्यूबेशन पीरियड मीन? इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कि कितने दिन में वायरस आपके अंदर लोड हो रहा है, कितने दिन में वायरस अपने आप को इतना केपेबल कर रहा है कि वो आपके अंदर अपने आप को फैला सके और सिम्टम ला सके, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो पीरियड जिस पीरियड में वायरस अपने आप को बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और आपको सिम्टम ला रहा है, ठीक है। तो 15 से 40 डेज लग जाते हैं वायरस को अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने में, फैलाने में। उसके बाद आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आखिर ये ट्रांसफर हो कैसे रहा है और इसको हमने कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में कैसे डाल दिया? सबसे पहले तो क्लोज पर्सनल कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। क्लोज पर्सनल कांटेक्ट मींस होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, आप इसमें बोल सकते हो। फैमिली के साथ कांटेक्ट, एक ही फैमिली में हेपेटाइटिस का पेशेंट है, उसको पता नहीं है और वो क्या कर रहा है, अपनी पूरी फैमिली को डिजीज स्प्रेड कर दे रहा है। इसके अलावा चाइल्ड केयर
हम कह सकते हैं, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इन्फेंट को या चाइल्ड को ज्यादा रिस्क होता है और ओल्ड एज में भी ज्यादा रिस्क होता है ड्यू टू दी डिक्रीज इम्यून सिस्टम। डिक्रीज इन इम्यूनिटी विल लीड टू दी हेपेटाइटिस। ओके, तो चाइल्ड केयर, अगर कोई पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस है और उसको पता भी नहीं है और वो किसी छोटे बच्चे की केयर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उस बेबी को या उस इन्फेंट को इजिली हेपेटाइटिस हो जा रहा है। या किसी के घर में ओल्ड एज पर्सन हैं, दादी हैं, नानी हैं, और किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो गया तो ओल्ड एज पर्सन को भी हेपेटाइटिस हो जा रहा है। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड मीन्स होता है, कंटामिनेटेड फूड मीन्स होता है वो फूड जिसके अंदर वायरस प्रेजेंट हो। कंटामिनेटेड फूड कैसे हो सकता है? सिंपल सी चीज है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो खाना बना रहा है या किसी कंटामिनेटेड फूड को टच कर ले रहा है या अपना बचा हुआ खाना किसी को खिला दे रहा है, तो उस दूसरे पर्सन, हेल्दी पर्सन को भी हो जाएगा। सेम वाटर के साथ भी है, अगर मैंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का छोटा बचा हुआ पानी पी लिया है या उसी के ग्लास यूज कर लिया, सेम ग्लास या सेम बॉटल यूज करी है, तो इन्फेक्शन मुझे भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा ब्लड एक्सपोजर। ब्लड एक्सपोजर मीन्स होता है कि ब्लड के थ्रू फैल जाना इन्फेक्शन। तो मान लीजिए प्रिक्ड निडल, या हॉस्पिटल में क्या हुआ कि किसी हेपेटाइटिस पेशेंट की निडल जो है किसी हेल्थ केयर वर्कर को प्रिक हो गई, तो वायरस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसके अंडर में आ सकता है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ले करके किसी हेल्दी पर्सन के अंदर धोखे से ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू दी स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स क्यों, मतलब कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है या ये वायरस ट्रांसफर हो रहा है। तो फर्स्ट है आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। देखो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीन्स होता है फिजिकली कॉन्टैक्ट करोगे अगर किसी से, तो उन जितने भी लोग हैं जो फिजिकली इस इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उनको ये वायरस स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड से भी फैल रहा है, आपके फ्लूइड, आपके अंदर के फ्लूइड से भी ये फैल रहा है, तो इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के अंदर में आता है फैमिली मेंबर्स। तो ये तो मैं आपको पिछले वाले उसमें भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में एक और चीज ऐड करनी है मुझे, दैट इज अगर आप सेम पर्सन का मतलब टूथब्रश ब्रश यूज कर रहे हो, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो और किसी कोई हेल्दी पर्सन एक ही ब्रश से ब्रश कर रहे हैं, या रेजर्स यूज कर रहे हैं, या ब्लेड्स यूज कर रहे हैं, या ट्रिमर्स यूज कर रहे हैं, तो इससे भी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स मीन्स वो होता है जो लोग जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड सारी चीजें घूमना चाहते हैं, उनको भी चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लीजिए वो किसी एरिया में, उस एरिया में जाकर के घूम रहे हैं जहां पे ये केसेस ज्यादा मिल रहे हैं हेपेटाइटिस के, और उन्होंने क्या किया, वहां से किसी भी तरह से इन्फेक्शन ले आए और इधर उधर फैला दिया। होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। होमोसेक्सुअल एक्टिविटी मीन्स होता है वो मेंबर्स जो कि सेम जेंडर को लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गे ले लीजिए, और किन्नर्स ले लीजिए, और लेस्बियंस वगैरह, ये सारी चीजें आपकी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में आती है, मतलब होमोसेक्सुअल में आते हैं ये लोग। तो ये लोग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक दूसरे को ज्यादा स्प्रेड कर देंगे हेपेटाइटिस, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो। देन इंजेक्शन ऑफ द ड्रग यूज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर इन्फेक्टेड निडल प्रिक हो गई तो। बेबी केयर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेबीज बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, इस वजह से उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। फूड और वाटर बॉर्न आउटब्रेक भी बता चुकी हूँ कि फूड से और वाटर बॉर्न से कैसे फैल रहा है। देन कॉन्टैक्ट विद द डे केयर चाइल्ड एंड एम्प्लॉय। अगर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की केयर कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बच्चे की केयर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल डाइपर चेंज कर रहा है, या बेबी बात करा रहा है, या बेबी को क्या मसाज दे रहा है, वॉट एवर इट इज, तो दूसरे पर्सन को भी, जो बेबी को केयर कर रहा है, उसको भी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉय जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल एक्सपोजर में है, मतलब वो हर तरफ से इन्फेक्शन से घिरे हुए हैं। अदर कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि इसके अलावा भी
कोई एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहा है, धोखे से कांटेक्ट में आ जा रहा है, उसको नहीं पता है कि सामने वाला इन्फेक्टेड है, तो उसको हो जाएगा। ये थे आपके रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी बोलती है कि इटियोलॉजी की वजह से, यानी कि पॉजिटिव एजेंट की वजह से क्या हुआ, आपके अंदर वायरस चला गया। जब वो वायरस चला गया तो वायरस आपके लीवर के अंदर चला गया। लीवर के अंदर जाने के बाद उसने क्या किया, लीवर के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया। इन्फेक्टेड करेगा तब जब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा, मतलब लीवर के अंदर जाने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लिया उसने और अपने आप को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया कि लीवर के आसपास के सारे सेल्स को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब उसने आसपास के सारे सेल को इन्फेक्टेड कर दिया, अब वो आएगा कहाँ, ब्लड सप्लाई के अंदर। उसने ब्लड सप्लाई के अंदर भी अपने आप को मतलब ब्लड सप्लाई को भी उसने इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमारे इम्यून सेल्स को पता चला कि अरे यहाँ पे तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ गया है, तो इम्यून सेल्स हमारे स्टार्ट हो गए और उन्होंने क्या किया, वायरस को किल करना स्टार्ट किया। वायरस को किल करते करते इम्यून सेल्स ने क्या किया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, यानी कि एंटीजन यानी वायरस और हमारी एंटीबॉडीज दोनों में क्या हुआ, फाइटिंग हुई। फाइटिंग की वजह से क्या हुआ, जो आसपास के लीवर सेल्स थे वो भी डैमेज होना शुरू हो गए। भाई सिंपल सी चीज है, आप कहीं झगड़ा करोगे तो जो रोकने आएगा, जो आसपास के लोग होंगे, जो आसपास की चीजें होंगी, उनपे भी लाइक इफेक्ट आएगा ना, वो सारी चीजें भी डैमेज होंगी। उसी तरह से लीवर हेल्दी लीवर सेल्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लगा, मतलब वहां पे स्कार्स बनने लगे। स्कार्स बनने की वजह से क्या हुआ कि लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगा, मतलब लीवर में रुकावट आने लगी। जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से पस भी बनने लगा, इन्फ्लेमेशन भी होने लगा, स्वेलिंग भी आ गई और स्कार टिश्यू भी वहां पे जाकर के जम गए। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लड सप्लाई को भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और हमें हमारा जो लीवर का फंक्शन था वो डिक्रीज हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सी चीज है। वायरस एंटर हुआ, वायरस ने लीवर सेल्स को आकर के डैमेज करना स्टार्ट किया, बाद अपने आप को पहले रेप्लिकेट किया, फिर उन्होंने लीवर सेल्स को डैमेज किया। लीवर सेल्स को डैमेज करने के बाद क्या हुआ, जब हमारे इम्यून सिस्टम को पता चला तो हमारे इम्यून सिस्टम को उन्होंने फाइटिंग करी, किससे, हमारे वायरस से फाइटिंग करी। और जब वायरस और हमारे इम्यून सिस्टम फाइट कर रहे थे तो आसपास के सेल्स जो थे वो डैमेज हो गए। डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगी, स्कार टिश्यू बन गए, पस फॉर्मेशन होने लगा और हमारे लीवर सेल्स का फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हमारा प्रोड्रोमल, दूसरा हमारा इरेक्टर या इरेक्शन। तो प्रोड्रोमल जो है वो जो है, आप इसको स्टार्टिंग फेज भी बोल सकते हो, लाइक आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये एक्यूट फेज है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि एक्यूट और क्रोनिक जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कि मैंने आपको ये भी बताया कि जो हेपेटाइटिस ए है वो मोस्टली एक्यूट रहता है क्योंकि हम उसे ट्रीट कर लेते हैं। मान लो हम उसे ट्रीट ना कर पाए, मान लो कि वो लेट आया हमारे पास, मान लो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, तो वो स्टेज क्रोनिक चली जाएगी ना। इसलिए फेजेस दो पार्ट में डिवाइड है। तो सिम्टम, जो पहला सिम्टम है वो स्टार्टिंग सिम्टम है, जिसको हमने माइल्ड सिम्टम भी बोल दिया है या एक्यूट सिम्टम भी बोल दिया है। उसमें आपको क्या होता है, एनोरेक्सिया हो जाएगा। एनोरेक्सिया मीन्स होता है भूख न लगना। इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन इनटू द बॉडी। तो जब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ सीवियर कंडीशन आ गई है या हमारी बॉडी में कुछ सीवियरिटी आ गई है, तो हमारा ब्रेन जो है वो ज्यादा फोकस लगाता है उस इन्फेक्शन को मारने के लिए, उस डेंजरस चीज को खत्म करने के लिए। तो हमें भूख प्यास वगैरह कम लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी ब्लड सप्लाई उस इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है मारने के लिए। समझ गए? इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो सारा फोकस जो है उस इन्फेक्शन को मारने के लिए लग जाता है, जिससे कि हमारी जो हंगर की एबिलिटी है उसको डिक्रीज करके रखता है। इसके बाद हमें नोजिया और वॉमिटिंग फील होगी। नोजिया और वॉमिटिंग क्यों फील होगी? इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन लेवल, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है और वो हमारे लीवर से सिक्रीट होता है। सो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये हमारे फ्लूइड को, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे लीवर के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम में जाने से बचाता है। तो सिंपली एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ जो एब्डोमेन में पूरा फ्लूइड भर गया है,
इस फ्लूइड को इधर उधर जाने से बचा रहा है। सो लो एल्ब्यूमिन की वजह से किडनी डिजीज भी हो सकती है और असाइटिस भी हो सकता है ना। यहाँ पे किडनी डिजीज और असाइटिस एकदम पीक पे जा रहा है या जा सकता है, जिसकी वजह से नॉज़िया वॉमिटिंग फील हो सकता है। जब असाइटिस स्टार्ट होगा या फ्लूइड हमारा रुक नहीं पाएगा और इधर उधर चला जाएगा तो हमें अननेसेसरी नॉज़िया वॉमिटिंग फील होगा। नेक्स्ट है आपका फैटी। तो फैटी क्यों होगा, उसको थकान से क्यों लगेगी, उसको वीकनेस क्यों लगेगी, क्यों? क्योंकि उसको एनोरेक्सिया हो रखा हुआ है, वो ठीक से खा नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई उसको फैटी फील होगा। मेलाइस, मेलाइस मीन्स होता है फीलिंग ऑफ इलनेस। तो सिंपल सी चीज है, जब आप वीक फील करोगे, जब आप कुछ नहीं खाते हो दिन भर, आपको कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप काफी वीक हो, आपको लगता है कि अब नहीं उठने का मन कर रहा है, आपको लगता है कि आप बीमार बीमार से हो, वही फीलिंग उसको आएगी। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर आएगा, क्योंकि ये एक्यूट फेज है तो इसमें लो ग्रेड फीवर आएगा, हाई फीवर नहीं आएगा। और फीवर क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है जिससे कि हमारे वो इन्फेक्शन को किल कर सके। तो जब हमारा ब्रेन देखता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है तो वो हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ब्रेन को लगता है कि मे बी ये इन्फेक्शन हीट की वजह से किल हो जाए, इस वजह से हमें फीवर आता है। माइल्जिया मीन्स होता है मसल पेन। तो मसल पेन यहाँ पे क्यों होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मसल पेन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीकनेस फील हो रही है, वीकनेस फील होने के साथ साथ आपको भूख नहीं लग रही है। इसके अलावा ड्यू टू द कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस इन्फेक्शियस जो अंदर एक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पेन हो रहा है। सिंपल सी चीज है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा और अंदर कोई ऐसी चीज फाइट कर रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो सेंस है वो पेन के थ्रू ही हमें पता चलता है, तो यहाँ पे पेन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्टेरिस। इक्टेरिस मीन्स होता है जॉइंडिस लाइक, ठीक है, लाइक येलोइश लाइक, उसको हम इक्टेरिस बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जब क्रोनिक स्टेज आ जाएगी, जब थोड़ी सी सीवियर स्टेज आ जाएगी, तो इस तरह के जॉइंडिस वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर जॉइंडिस देखने को मिलेगा, पहली चीज तो जॉइंडिस क्यों हो जाएगा, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों येलोइश हो रही है बॉडी हमारी। लीवर के पास बाइल डक्ट होती है, ये देखो बाइल डक्ट, जिसमें से बिलोरुबिन यहाँ पे जब प्रोड्यूस होता है, ये बिलोरुबिन इस बाइल डक्ट से होते हुए जाता है सीधे इंटेस्टाइन के अंदर, समझ गए? और इंटेस्टाइन उसे अपने अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करती है, बाकी वेस्ट हटा देती है। तो ऐसे हमारा बाइल मैनेज रहता है, ठीक। और बाइल होता है हमारा पेल येलो कलर का। इतना समझ में आया कि बाइल येलो कलर का होता है, और ये जो है हमारे लीवर से बनता है और हमारे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, यानी कि कॉमन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू सीधे इंटेस्टाइन में आकर के चला जाता है, ठीक। अब जब लीवर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रखा हुआ है तो बाइल में भी इन्फेक्शन होगा और बाइल हो जाएगी ब्लॉक। तो जब बाइल ब्लॉक हो जाएगी तो लीवर में जो है वो वहां तो बाइल बन ही रहा है, बिलिरुबिन बन रहा है, तो अब ये बाइल जाएगा कहाँ? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये बाइल जाएगा लीवर के ब्लड सप्लाई में, समझ रहे हो आप? जब उसको अपना सही रास्ता नहीं मिलेगा तो जो उसको पाथवे मिलेगा वो वहां चला जाएगा, मतलब वो ब्लड सप्लाई में चला जाएगा। ब्लड सप्लाई में जाने के बाद वो सीधे सीधे हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो जब वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और वो बनता रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, बॉडी से बाहर भी तो निकलना चाहिए ना, एक्स्ट्रा बाइल हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो वो दो चीजें करेगा, एक तो वो हीमोग्लोबिन को हार्म करेगा, दूसरा वो हमारी बॉडी को येलोइश दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, समझ गए? हमारी बॉडी को जॉइंडिस क्यों होता है? जब बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमें येलो कलर के पूरी बॉडी हमारी दिखने लगती है, स्पेशली वो एरिया जो व्हाइट कलर के थे पहले, जैसे आपके नेल्स, जैसे आपकी आई की स्क्लेरा, ये सब में येलो कलर जल्दी ज्यादा दिखेगा, समझ गए? ओके, तो यूरिन भी डार्क येलो कलर का होगा। क्यों? क्योंकि बाइल की क्वांटिटी यानी बिलिरुबिन की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। आपका जो स्टूल होगा वो भी येलो, पेल येलो कलर का होगा। जॉइंडिस के आपको सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे। एब्डोमिनल पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब एब्डोमिन के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड भी जाने लगा है, इसलिए एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है एब्डोमिनल पेन का कि लीवर के पास है एब्डोमिन, यानी कि स्टमक जो है लीवर के पास है, लीवर में इंफेक्शन हुआ तो स्टमक में भी इंफेक्शन इजीली चला जाएगा।
ईचेस होगी, यानी प्रूराइटिस। प्रूराइटिस मीन्स होता है ईचिंग टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी में ईचिंग इसलिए होगी क्योंकि बिलिरुबिन लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो हमारे स्किन के अंडर की जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स से पतली पतली सी ब्रांचेस निकलती हैं, एकदम छोटी छोटी पतली पतली सी ब्रांचेस निकलती हैं, और वो बॉडी के उस एरिया में जाती हैं जहां पे मोटी ब्लड वेसल्स नहीं जा सकती। तो जैसे कि हमारे अंडर द स्किन, हमारी आईज के अंदर, तो इन सब के अंदर भी क्या होगा, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज मिलेगा, जिस वजह से हमारे स्किन के अंडर में स्किन में क्या होगी, ईचिंग होगी। अर्थ्रेल्जियास एंड स्किन रैश। अर्थ्रेल्जियास मीन्स होता है जॉइंट्स पेन, और स्किन रैश होगा। स्किन रैश इसलिए होगा क्योंकि आप ईचिंग कर रहे हो और बाइल इसके जस्ट नीचे आपकी कैपिलरीज में सिचुएटेड है। एंड अर्थ्रेल्जियास इसलिए होगा क्योंकि आपकी अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई है, आपके अंदर इतने ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको क्या होगा, आप जॉइंट्स में भी पेन होने लगेगा। नेक्स्ट साइंस देख लेते हैं। तो सिम्टम्स वो होते हैं जो आप इजिली देख सकते हो, साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल, हेमेटोमेगाली इज कॉमन। हिपैटोमेगाली इज कॉमन। तो हिपैटो क्या होता है, हिपैटो मीन्स होता है लीवर, मेगाली मीन्स होता है स्वेलिंग। तो लीवर में स्वेलिंग आ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रखा हुआ है, जिसकी वजह से लीवर स्वेल हो जाएगा। जॉइंटिस क्यों होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फीवर जो है वो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं लैब डायग्नोस्टिक, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फीसेस एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमें वायरस की प्रेजेंस मिल जाएगी। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें आपको WBC काउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि WBC काउंट कब बढ़ता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है। सॉरी, मैंने इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या क्या पूछना होगा। पेशेंट ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रैवल है ना, ट्रैवल करता रहता है और वो ऐसी जगह से कांटेक्ट में आ गया जो उसे इन्फेक्शियस कर दी। इसके अलावा उस पेशेंट से कांटेक्ट में तो नहीं था जो पेशेंट पहले से ही बीमार था, लाइक उस सामने वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है कि नहीं कराया है, हो सकता है कि उस पेशेंट को निडल प्रिक हो गई हो सकता है कि वैक्सीनेटेड ना हो, मतलब उसने बचपन में वैक्सीन ना लगवाई हो सकता है कि उसको पहले से ही कोई ना कोई डिजीज कंडीशन हुई हो, जिसकी वजह से उसको बाद में हेपेटाइटिस हो गया हो सकता है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता हो, जिसकी वजह से जो लीवर सेल्स थे उसमें इंजरी होना शुरू हो गई हो। ठीक है, हो सकता है कि पेशेंट HIV पेशेंट हो, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी पहले से वीक हो और उसको अदर इन्फेक्शन लग गए हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम हर बार की तरह हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमें वाइटल साइंस में टेम्परेचर और पल्स इंक्रीज मिलेगा। फिर हम देखेंगे स्किन हमें येलोइश दिखेगी। आईज का कलर, स्क्लेरा का, मेनली स्क्लेरा क्या है, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई, उसका भी कलर आपको येलोइश मिलेगा। फेस भी आपको हल्का हल्का पेल येलो कलर का मिलेगा। देन आपके हैंड्स के जो नेल्स होंगे, नेल पिट्स होंगे, वो भी आपको येलोइश मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको येलो कलर से पता चल जाएगा कि उसको क्या हो रहा है, एक्ट्रेस हो गया है। देन ईचिंग, आप उससे पूछोगे कि क्या आपको ईचिंग हो रही है, तो वो आपको बताएगा। देन पैचेस आप देख लोगे, आइडेंटिफाई करोगे, रेड कलर के पैचेस बॉडी में मिल सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द बिलिरुबिन लेवल। वीकनेस पूछ लोगे, असाइटिस आप चेक कर लोगे या पूछ लोगे उनसे। ठीक है, फैटिक पूछ लोगे, डाइटरी प्लान देख लोगे, वो खा पा रहे हैं कि नहीं, उनको नॉसिया वॉमिटिंग हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ लोगे। इसके अलावा फीसेस एग्जामिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। ब्लड टेस्ट में WBC इंक्रीज मिलेगा, हीमोग्लोबिन डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो गया और वो हमारे HB लेवल को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, और हमारा जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे HB लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। अगर हमारा बिलिरुबिन लेवल मोर देन 2.5 to 3 mg/dl मिलता है तो इसका मतलब उसको जॉइंटिस है। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल जो है वो हमारा होता है 1.2 mg/dl एडल्ट में। इसके अलावा RT-PCR ऑफ फीसेस कर लोगे, RT-PCR टेस्ट करा लोगे। RT-PCR टेस्ट क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरह का टेस्ट होता है जो कि पता करता है टू नो द क्वांटिटी ऑफ द वायरस इन द ह्यूमन।
ह्यूमन के अंदर वायरस की क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है, ये पता करता है आरटीपीसीआर। इसके अलावा एलाइजा हमने डिस्कस नहीं किया। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक तरह का एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है। अगर एलाइजा टेस्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू ही होता है, अगर हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और उसमें हमें एंटीबॉडीज का प्रेजेंस मिलती है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन इंक्रीज्ड है। लीवर बायोप्सी करा लोगे। लीवर बायोप्सी मीन्स होता है लीवर का एक छोटा सा सेल या टिश्यू हम ले लेंगे और उसे लैब में सेंड कर देंगे और उस टिश्यू में क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द वायरस देखेंगे कि कितने क्वांटिटी और किस क्वालिटी का वायरस है, और उससे हमें पता चल जाएगा टाइप ऑफ द डिजीज एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो भी हमारा एक्यूट केस का देख लो क्या करना है आपको। एक्यूट केस से ही हम स्टार्ट करेंगे। सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हो। सपोर्टिव थेरेपी में आपका बेड रेस्ट आता है, और सपोर्टिव थेरेपी में आपकी हेल्थ एजुकेशन आती है, डाइवर्जनल थेरेपीज आती हैं, प्लस कंफर्ट डिवाइसेस आते हैं। तो डाइवर्जनल थेरेपीज में आप पेशेंट से बात करोगे, पेशेंट की अच्छी चीजें, हैबिट्स, पेशेंट की हॉबीज, ये सारी चीजें पता करोगे। पेशेंट से बात करोगे तो पेशेंट का माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा और बार बार वो अपने डिजीज कंडीशन के बारे में नहीं सोचेगा। अच्छा, कभी आपने सोचा क्या, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि ज्यादा सोचने से डिजीज के बारे में आप और बीमार हो जाओगे, ज्यादा सोचोगे तो ठीक नहीं होगे, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो आपने कभी भी ये लॉजिक लगाया है कि ये जो लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो सब ठीक होगा, पॉजिटिव सोचो सब ठीक होगा, तो पॉजिटिव सोचने से सब ठीक क्यों होता है? एक्चुअली रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अगर जितना आप पॉजिटिव बिहेवियर रखोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही आप ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। रीजन ये है कि जब आप नेगेटिव सोचते हो और हर चीज को नेगेटिवली जज करने लगते हो और नेगेटिव देखने लगते हो हर तरफ, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपके अंदर की जो मेमोरी सेल्स हैं, आपके अंदर की जो कह सकते हैं कि एक्टिव सेल्स हैं, जो कि आपको फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, जो आपके मैसेंजर सेल्स हैं, जो कि आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन से बॉडी तक मैसेज पहुंचाते हैं, काम करने में हेल्प कराते हैं, ये सारे सेल्स का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो जब आपके मेमोरी सेल्स यानी कि जो याद कराने वाली चीजों को याद कराने वाली जो सेल्स हैं, उनका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो आप चीजों को याद नहीं कर पाओगे, आप और डिप्रेस हो जाओगे। प्लस आपके जो मैसेंजर सेल्स हैं वो भी सही से काम नहीं करेंगे, तो आप फिजिकल एक्टिविटी में काम नहीं कर पाओगे। यानी आप मेंटली भी वीक हो रहे हो और फिजिकली भी वीक हो रहे हो, सिर्फ एक और एक वजह से, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, जो कि आपकी नेगेटिव सोच से आ रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। तो इसीलिए पेशेंट को हमें नेगेटिविटी से दूर रखना है। पेशेंट को बोलना है कि आप ठीक हो जाओगे, हेल्थ टॉक आपको देनी है, फैमिली मेंबर्स को हेल्थ टॉक देनी है कि इट्स ओके, ही विल बी फाइन सून, लाइक दैट। इसके अलावा आप उन्हें प्रॉपर पोजीशन दे सकते हो, कंफर्ट डिवाइसेस दे सकते हो, एक्स्ट्रा पिलोज दे सकते हो, जो पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराए। जितना अनकंफर्टेबल पेशेंट फील करेगा उतना ही स्ट्रेस वो लेगा। बेड रेस्ट दोगे। एक्चुअली बेड रेस्ट से क्या होता है कि बेड रेस्ट जब हम कराते हैं तो हमारे टिश्यूज को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हील होने के लिए। तो क्योंकि जब हम चलते फिरते रहेंगे, काम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो हमारे टिश्यूज जो हैं वो हमारे एक्टिविटी कराने में हेल्प करते रहेंगे और बिजी रहेंगे। और जब हम बेड रेस्ट करेंगे तो टिश्यूज हमारे फ्री रहेंगे, तो वो अपने आप को रिकवर करने में हेल्प करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के टिश्यूज की रिकवरी में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकरेज द एडिक्वेट डाइट। डाइटरी प्लान इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन डाइटरी इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो उसको नोजिया वोमिटिंग फील हो रहा है, तो उसको आपको ज्यादा फाइब्रस डाइट नहीं देनी है, ऐसी डाइट नहीं देनी है जो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप उसको लिक्विड डाइट दे सकते हो, वेजिटेबल सूप दे सकते हो, जूस दे सकते हो, आप उसको कह सकते हैं कि ओट्स दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, दाल का पानी वगैरह, ये सारी चीजें दे सकते हो। देन अल्कोहल अवॉइड करनी है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से टिश्यू इंजरी इंक्रीज होती है, टिश्यू हीलिंग होने में प्रॉब्लम। जो अल्कोहल है वो टिश्यू को जल्दी हील नहीं होने देती है, इसलिए अल्कोहल को अवॉइड करना है। वो अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड करना है। क्योंकि देखो
मेडिकेशन मैंने आपको बताया था कि लीवर का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो मेडिकेशन को क्या करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है। मेडिकेशन को केमिकली उसको मैनेज करके रखती है कि वो इजिली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और यूटिलाइज हो जाए। लेकिन यहाँ पे लीवर सेल्स अभी फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम अननेसेसरी मेडिकेशन देंगे तो लीवर सेल्स क्या होगा, असर पड़ेगा। द मेन एक्यूमुलेशन द लीवर, ये तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको। नो स्पेसिफिक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि आपको डाइट रोकना है, कोई ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बस आपको फाइब्रस डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है। ऐसी डाइट जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है उन पे ध्यान देना है। पेशेंट को बोलना है कि वो चले फिरे ना, काम ना करे, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे, जिसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा डाइट में आप हाई कैलोरी डाइट दे सकते हो, वेजिटेबल्स दे सकते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लो फैट डाइट दे सकते हो क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म भी लीवर के अंदर होता है और लीवर अभी इतने केपेबल नहीं है कि वो फैट को मेटाबॉलिज कर सके। ठीक है, प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट दोगे, क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर ही प्रोटीन का वो होता है, फंक्शन होता है, इस वजह से हमें प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है। देन विटामिन के इंजेक्शन दे सकते हैं जब प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। ठीक, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग मींस क्या होता है कि जब क्लॉट का बनना, क्लॉट ना बने अंदर, ठीक है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लीवर ही मैनेज करता है। तो लीवर, मैंने आपको बताया था कि लीवर के जितने भी फंक्शन है वो सारे डिले हो जाएंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर जब वो मैनेज नहीं कर पाएगा तो हमें विटामिन के इंजेक्शन देना पड़ेगा। आईवी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट दे सकते हैं एज प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसको वॉमिटिंग हो रही है, अगर हम वॉमिटिंग नहीं रोकेंगे तो जो भी हम खिलाएंगे उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। देन हॉस्पिटल एडमिशन कब करना है, इसका क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। जब एज जो है 45 से ज्यादा हो। तो एज अगर 45 से ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज्ड है, तो हमें उसको क्या करना है कि एडमिट कर देना है। फीवर ज्यादा आ रहा हो और वो बार बार जो पैरासिटामोल खाने से नहीं ठीक हो रहा हो, वॉमिटिंग ज्यादा आ रही हो, डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा हो और रीनल इनसफिशिएंसी के भी चांसेस ज्यादा हो, रीनल सही से काम ना कर पा रही हो, किडनी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें हॉस्पिटलाइज्ड कर देना है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के केस में हमें एडमिट कर लेना है पेशेंट को। जब पेशेंट हमारे ओपीडी में आएगा तो जब आप ये सारी चीजें पूछोगे तो ये सारी चीजें जब पॉजिटिव निकलेंगी तो आप उसको तुरंत एडमिट कर लोगे। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है? इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलॉन कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर। पैथी मीन्स होता है डिक्रीज, तो डिक्रीज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द हेपेटिक, मतलब हेपेटिक मीन्स होता है लीवर। लीवर के इम्प्रॉपर काम की वजह से हमारे ब्रेन पे जब असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो सिंपल सी चीज है कि हमारा लीवर इतनी बड़ी ग्लैंड है, इतना ज्यादा फंक्शन करता है, वो जब काम नहीं कर पाएगा तो हमारा जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और हम जब काम नहीं कर पाएंगे, डिसओरिएंट हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, तो इस कंडीशन में भी हमें पेशेंट को एडमिट कर लेना है। हैमरेज, अगर लीवर हैमरेज हुआ है तो बहुत एक्सेसिव पेन होगा, अंदर ब्लीडिंग हो रही होगी, तो ये भी बहुत सीवियर कंडीशन है, इसमें भी हमें तुरंत कर लेना है एडमिट। असाइटिस क्या होता है कि अननेसेसरी या एक्स्ट्रा कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के अंदर अननेसेसरी फ्लूइड भर जाएगा जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। जो मैंने आपको दिखा दिया था असाइटिस कैसा दिखता है, ये देख लो, कहते नहीं है पेट में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, कुछ इस तरह से दिखता है एब्डोमेन। तो इस केस में, इस तरह की केस में भी आप क्या करोगे, सीधे सीधे पेशेंट को एडमिट कर लोगे। कार्डियोपैथी, कार्डियोपैथी मीन्स होता है कि डिक्रीज द फंक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शन। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। हार्ट जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, सिंपल सी चीज है, जब लीवर में इतना इन्फेक्शन हो रखा हुआ है और लीवर के ब्लड सप्लाई में भी इन्फेक्शन चला जाएगा तो हार्ट में भी चला जाएगा, तो हार्ट भी सही से काम नहीं करेगा। देन सिरोसिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन टू दी लीवर, लाइक लीवर सेल्स में एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जब हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो हम उसको लीवर सिरोसिस का नाम दे देते हैं। इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, इट इज अ क्रोनिक लीवर डैमेज भी आप बोल सकते हो इसे, हमें तुरंत ही पेशेंट को एडमिट कर लेना है। HIV पेशेंट आएगा तो उसे तुरंत ही एडमिट कर लेना है, क्यों? क्योंकि HIV पेशेंट के बारे में हमें अच्छे से पता है कि उसे वैसे भी लाइक इन्फेक्शन वो अपने आप घर पे तो नहीं ठीक कर सकता, तो वो हमें एडमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी हमें बतानी पड़ती है जब हम देखते हैं कि क्रोनिक कंडीशन आ चुकी है। सर्जरी में डायरेक्ट लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा, दूसरा लीवर लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सेस क्या करेंगी, सबसे पहले डाइट के लिए पेशेंट को बताएंगी कि क्यों आपको ये डाइट हम दे रहे हैं, लिक्विड डाइट हम आपको क्यों दे रहे हैं, उसका बेनिफिट बताओगे, कब कब लेनी है वो बताओगे, डाइट प्लान बताओगे, डाइट चार्ट बनाओगे, तब आप उनको दोगे, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी एक्सप्लेन करोगे। रेस्ट क्यों करना है वो बताना है पेशेंट को, जिससे कि अगर आप उन्हें लॉजिकली समझाओगे ना तो वो उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट क्यों करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेम चीज नर्स को पेशेंट को भी बतानी है कि अगर जितनी जल्दी आप रेस्ट करोगे इतनी जल्दी आप रिकवर करोगे। फॉलो अप करना है, ब्लड वर्क फॉलो अप करना है, मीन्स कि ब्लड टेस्टिंग अगर करानी है तो नर्सेस को वो चीज फॉलो करनी है, तुरंत ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड को भेजना है, ब्लड ग्रुप पता करना है, देन ब्लड को अरेंज करके रखना है, जिससे कि अगर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम आया या कभी नीड हुई तो हमें करना पड़ा तो हम तुरंत कर देंगे, हमें पहले से ही ब्लड अरेंज करके रखना है। इसके अलावा अल्कोहल अवॉइड करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये नर्स पेशेंट को बताएगी और उनकी फैमिली मेंबर्स को बताएगी। सैनिटाइजेशन करना है, सैनिटाइज क्यों करना है, क्योंकि ये डिजीज जो है वो वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर में आती है। अगर हम आसपास के एरिया को सैनिटाइज नहीं करेंगे, आर्टिकल्स को सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो उस आर्टिकल से या उस एरिया की वजह से दूसरे पेशेंट हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स को टीच करना है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करें जब वो पेशेंट से मिलने आए, मास्क का यूज जरूर करें जब वो पेशेंट से मिलने आए, क्योंकि पेशेंट को एक कम्युनिकेबल डिजीज हो रखी हुई है। लीवर डैमेज से बचाना है, कैसे बचा सकते हो लीवर डैमेज से? पहली चीज तो मेंटली और फिजिकली पेशेंट को वेल करना है जल्द से जल्द। तो मेंटली कैसे पेशेंट को वेल कर सकते हो, डाइवर्जनल थेरेपी देके। फिजिकली पेशेंट को हम कैसे वेल कर सकते हैं, पेशेंट की एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस को लाइक थोड़ा सा वो करके, मतलब आपको पेशेंट की सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है, पेशेंट को ज्यादा मूव नहीं होने देना है, पेशेंट की सारी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करनी है। देन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि आपका असाइटिस हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गई, ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं जब अच्छे से ट्रीटमेंट हम करा सकें, तभी कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट को इनहेंस करना है। नर्सेस को अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो वो पेशेंट की केयर नहीं कर पाएंगे। अरे आप पेशेंट की तो छोड़ दो, माल प्रैक्टिस करने वाली जितनी भी नर्सेस हैं वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी इस तरह के डिजीज से, और उनको भी HIV हो, सॉरी उनको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। सिंपल सी चीजें काम वो कर नहीं पाएंगे, निडल प्रिक हो गई, मान लो उन्होंने प्रिकॉशंस यूज नहीं किया, मान लो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई तो वायरस इजिली ट्रांसफर हो जाएगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी देखो कितना कोविड फैला हुआ है, तो अब नर्सेस को क्या है, नर्सेस भाग तो जाएंगे नहीं कि भाई हम नहीं कर सकते ड्यूटी, ऐसा अगर हुआ तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा काम। ठीक है, तो नर्सेस को अपने आप को सेल्फ लाइक कह सकते हैं कि मॉनिटर करना है, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करना है कि यस आई कैन डू इट, यस इट इज इजी फॉर मी, यस आई एम केपेबल टू डू इट ना। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रखना है जिससे कि वो कॉन्फिडेंट से अपना काम कर सके। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज प्रोसेस प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड, देखो इंफॉर्मेशन पास करना पेशेंट और उसकी फैमिली को, ये उनका और उनकी फैमिली का राइट होता है। पेशेंट राइट्स के अंदर में ये आता है कि पेशेंट को उसके बारे में, उसको कौन सी डिजीज है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, अब उसका क्या प्रोसीजर हो रहा है, इस प्रोसीजर से उसको कितना फायदा होना है, कितना नुकसान हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सारी चीजें पेशेंट का राइट होता है जानने का, जो कि हमारे इंडिया में मोस्टली फॉलो नहीं होता है, लेकिन ये फॉरेन में फॉलो होता है और मेरे हिसाब से ये फॉलो होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि कहीं पेशेंट को अटैक ना पड़ जाए टेंशन के मारे कि अरे मुझे ये हो गया, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। डिस्चार्ज, मान लीजिए पेशेंट ठीक हो गया तो अब हमें डिस्चार्ज करते टाइम भी बहुत सारी चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि सेल्फ केयर। पेशेंट को बोलना है कि आपको अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना है, पेशेंट को बोलना है कि वो सारी चीजों को अवॉइड करना है जो कि आपको रिपीट इन्फेक्शन में घेर सकती है। पेशेंट को बोलना है कि उनकी इम्यूनिटी इस टाइम पे कम है तो वो इन्फेक्टेड एरिया में ना जाए, अपने आप को जितना हो सके सेफ रखें। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कराना है, पेशेंट को बोलना है कि उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको लाइक ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, उनको ऐसी ज्यादा मेडिकेशंस नहीं लेनी है जो लीवर पे ज्यादा असर करें। देन रियलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन पे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
पेशेंट को अब हमने बोल दिया कि हाँ उनको रिपीट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो पेशेंट को उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपको उसको पेशेंट को इस तरह से बताना है कि उनको ज्यादा टेंशन भी ना हो और वो बात को समझ भी लें। बाकी सारी जो थेराप्यूटिक रेजिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टूड कराना है पेशेंट को, मतलब पेशेंट को सारी दवाइयों के बारे में, सारी फॉलो केयर के बारे में समझाना है, जिससे कि लॉजिकली समझने के बाद वो उस चीज को फॉलो करें। बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे कि वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, फॉलो अप कराने के लिए जाते ही नहीं है, विजिट नहीं करते हैं, जो कि ये एक तरह का क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पेशेंट के लिए। उनको रिपीट होने, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या कराना है आपको, इस तरह से थेराप्यूटिक रेजिमेंट को अंडरस्टूड कराना है जिससे पेशेंट आपकी हर एक बात मान ले। प्लान करना है टू मीट द नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज, मतलब पेशेंट को अगर डिस्चार्ज के बाद में नीड है तो एक प्लान बना के रखना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हेल्पलाइन नंबर देना है और उनको बताना है कि किस किस टाइम पे वो आकर के अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंशन के लिए आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, बार बार हैंड वॉशिंग करते रहना है, सैनिटाइजेशन करते रहना है, ठीक है, जिससे कि दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना हो। सैनिटाइजेशन करते रहना है। सैनिटाइजेशन अगर आप करोगे तो अभी तो कोरोना फैला है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा सैनिटाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, जिससे कि हम डिसइंफेक्ट करते रहें अपने आप को। देन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रोवाइड करानी है या बच्चों को लगवानी है, जिससे कि उनको आगे चल के हेपेटाइटिस ना हो। कौन कौन रिस्क पे ज्यादा है, एक तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि मेडिकल लाइन में हैं, जो कि हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं, और जितना ज्यादा आप हॉस्पिटल में रह के पेशेंट की केयर करोगे उतना ही ज्यादा आपको इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेक्सुअल एक्टिव पर्संस, पीपल्स को बताना है कि मल्टीपल पार्टनर्स को मत यूज करें, अवॉइड करें, क्योंकि किसको क्या है क्या पता। सेफ्टी के लिए कॉन्डम वगैरह प्रिकॉशंस यूज करें। ऑल इन्फेंट को ज्यादा चांसेस होते हैं, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी की डिक्रीज होती है इन्फेंट के अंदर। वैक्सीन के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन देनी है। आप ये वैक्सीन के बेसिस पे हेल्थ टॉक भी दे सकते हो पेशेंट और उसकी फैमिली को कि आफ्टर एक्सपोजर ये वैक्सीन आप कब लगवा सकते हो, ये वैक्सीन आप आफ्टर एक्सपोजर भी लगा सकते हो। सिंगल डोज लगाना है विद इन 2 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। लाइक जब वायरस अंदर चला गया उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको वैक्सीन लगा देनी है, लगवा लेनी है, जिससे कि क्या होगा ये कि वायरस का रेप्लिकेशन प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब वायरस अंदर फैलने से प्रिवेंट हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे जल्द से जल्द। ज्यादा कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होते हैं। एडवर्स इफेक्ट वो होते हैं जो कि किसी थेराप्यूटिक प्रोसीजर के बाद हुए हैं। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, साइड इफेक्ट वो होते हैं जो कि हमें पता है कि हाँ, अगर ज्यादा डिस्प्रिन खाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ज्यादा एस्पिरेशन खाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एस्पिरिन खाने की वजह से हमें होल बॉडी कह सकते हैं कि रैशेस पड़ जाएंगे। तो होल बॉडी रैशेस अनएक्सपेक्टेड था, वो होता है एडवर्स इफेक्ट। और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, ये हो गया आपका साइड इफेक्ट। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स या वैक्सीनेशन के बारे में आपको उनको इंफॉर्मेशन देनी है, उनको बेनिफिट्स बताना है, उनको क्यों करानी है वैक्सीनेशन और उनकी इंपॉर्टेंस भी आपको बतानी है। ट्रेवल्स को मना करना है कि एपिडेमिक एरिया में ज्यादा मूव ना करें, ज्यादा ना जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन इजीली लग सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस हेपेटाइटिस के। तो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर उन्होंने सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कराया, अपने आप को लाइक सैनिटाइज नहीं किया या प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए या वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो उनको लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, अमिताभ बच्चन जी को हेपेटाइटिस सी है, उनको लाइफ लॉन्ग हो गया है, हमेशा हो गया है, हमेशा के लिए हो गया है, और वो उनका ठीक नहीं होगा, तो कैसे झेल रहे हैं बेचारे, है ना। तो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन हो सकता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस मीन्स होता है क्रोनिक कंडीशन ऑफ द लीवर स्कार टिश्यूज, मतलब पूरा लीवर आपका खराब हो सकता है, जिसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है, अननेसेसरी टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है लीवर के अंदर, लीवर फेल भी हो सकता है क्योंकि लीवर सड़ रहा है, और डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टाइप हेपेटाइटिस का डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।